नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। संसद भवन में इंडिया अलायंस की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर चर्चा हुई है। वहीं गठबंधन के नेताओं ने माना है कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाकर चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर हालात बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा जरूर। महाभियोग प्रस्ताव लाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वहीं बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार यानी कि आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के 5 मिनट के बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब ऐसे में कई सवाल हैं जो लगातार खड़े उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि क्या राहुल गांधी के आरोप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या चुनाव आयोग का अल्टीमेटम पूरा कर पाएंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव महज सियासी है। इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले राजनेताओं के क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, पहले आप वो सुनिए। तो देखिए, महाभियोग की आहट लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई थी। सुबह 10 सवा 10 बजे का समय था जब बैठक की शुरुआत हो गई थी। उस बैठक में यह माना जा रहा है कि महाभियोग लाने की तैयारी में इंडिया अलायंस है। हालांकि जो सहमति बन जाएगी तब विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाएगी, लेकिन जो पूरा का पूरा खेल है वो नंबर पर टिका हुआ है और विपक्ष के पास अभी उतने नंबर है नहीं कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र मिश्रा को उनके पद से हटा दिया जाए। अभी फिलहाल महज संभावना है। सूत्रों से जो अपडेट मिली है अभी महज उसी के आधार पर है, क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया जाता है और चुनाव आयोग ने जो धांधली की है, वोट चोरी की है बीजेपी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, उसका जिक्र किया जाता है और उसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आशीष मिश्रा बीजेपी के नेता है, ज़ेबा खान कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिंदे गुट से शिवसेना के प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। ज़ेबा खान जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन की बैठक यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब माना जा रहा था मैम कि शायद विपक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आएगा, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। अब राहुल गांधी को एफिडेविट और माफी मांगने की जो बात यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, क्या उसी के बिहाफ में आप लोगों की तरफ से महाभियोग लाने की तैयारी है? देखिए, महाभियोग लाने की तैयारी इसलिए है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता जिस तरह धुंधली हुई है और चुनाव आयोग का जो पिछले समय से रोल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। और हम तो सोच रहे थे चुनाव आयोग आकर देश से माफी मांगेगा, देश को गुमराह करने के लिए, और भाजपा के एक एजेंट के रूप में आज चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग का काम है वो निष्पक्ष चुनाव करवाए, पारदर्शिता रहे, लेकिन निष्पक्षता और पारदर्शिता कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल के जो विधानसभा महादेवपुरा का जो राहुल गांधी जी ने पूरा मीडिया के सामने दिखाया, उसके बाद से तो पूरा देश को समझ में आ गया। लेकिन आप देखिए, जब पीसी चल रही थी, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी समय राहुल गांधी जी के पास ये भेज दिया जाता है। लेकिन अब तक अभी जो इनके भाजपा के लीडर है, जो 6 लोकसभा के बारे में रिपोर्ट निकाले थे, उन पर कब अनुराग ठाकुर के पास कब भेजा जाएगा? देखिए, ये दोहरी नीति है, बहुत गलत है। और इस तरह जो करके ज्ञानेश जी जो हैं, उनके अमित शाह से अच्छे संबंध हैं, करीबी हैं, तो ज्ञानेश जी ये सोच रहे होंगे कि उन्हें भाजपा कुछ दे देगी, राज्यसभा भेज देगी या जो भी XYZ। तो ये सरकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, बैसाखी पर चल रही है। इतने धांधली के बाद भी बैसाखी लगाना पड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन ये अपने बाद भी जो उनके वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। बाद में जब सरकार बदलेगी तो जांच होगा, और जांच में सभी को परेशान कर रहे हैं। देश देख रहा है ज्ञानेश जी कि किस तरह एक स्वतंत्र संस्था जो है, जो देश के लिए और लोकतंत्र के हित के लिए काम करती है, संविधान के हित के लिए काम करती है, आप एक आज पार्टी विशेष के साथ जुगलबंदी करके जुड़कर उसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अफसोस है, दुखद है, शर्मनाक है, और इसीलिए महाभियोग लाने का काम किया जा रहा है।
ठीक है, आने वाले समय में ताकि पूरा विपक्ष एकजुट यहाँ पर आवाज नजर आ उठाई रहा जा है और सके। आने वाले समय में भी वो तस्वीरें आएंगी। ज़ेबा खान जी, एक छोटा सा रिएक्शन और लूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। चूंकि राहुल गांधी की तरफ से कई आरोप लगाए गए, वोट चोरी की बात कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ प्रूफ भी यहाँ पर दिखाए गए जो कि इशारा करते हैं कि वोट चोरी हुई है और घपला हुआ है। लेकिन मैम, सदन के अंदर जब इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाती है, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि राहुल गांधी के जो ये आरोप हैं लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? जहां जिस सदन में बातचीत होनी चाहिए थी, उस सदन में जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती। आप एक बात बताइए ना, राहुल गांधी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? यही तो बात है मैडम, यही तो खराब लगता है कि लोकतंत्र में आप गरीबों के वोट के अधिकार को खत्म किए जा रहे हैं। मैं अभी बिहार के औरंगाबाद में हूँ और कल बिहार में जो रैली में जो सासाराम में लोगों का हुजूम जुड़ा था, वहां पर परिवार भी आया था। देखिए, ये वो हैं जो वोटर्स हैं और इनके वोट को काट दिया गया है। मंच पर ये लोग भी थे। और देखिए, राजमोहन सिंह 70 साल, उमरावती देवी 35 साल, और इस तरह धनंजय कुमार 30 साल, राजू देवी, सीता देवी, मुहम्मदुद्दीन अंसारी। अब ये बताइए ना, ये कौन सा लोकतंत्र जिंदा किया जा रहा है क्या? ठीक। कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। एक वोटर्स का कितने जगह नाम है, ये नाम वो कमजोर किया जा रहा है या मजबूत किया जा रहा है? और राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को, और इसको चैनल उल्टा दिखा रहा है। नहीं, एक सेकंड, चैनल कुछ उल्टा नहीं दिखा रहा। ज़ेबा खान जी, आप लोग सोच समझ कर आए हैं कि अगर चैनल को ही यहाँ पर कुछ उलूल जुलूल बोलना है तो वो अलग बात है, वो आप लोगों का परसेप्शन हो सकता है। चैनल की तरफ से जो सच्चाई है वही दिखाई गई है, चाहे वो राहुल गांधी हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। आपसे सवाल ये था कि सदन के अंदर जो जनहित के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर बातचीत नहीं हो रही है, तब जाकर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इस तरह का जिक्र किया गया था। फालतू का प्रोपेगेंडा हिंदी खबर पर फैलाने की जरूरत नहीं है। आशीष मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये चिंगारी पहले बिहार से, आग बिहार में लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जो लपटे हैं वो उसके बाद अब पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। अब महाभियोग की तैयारी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र मिश्रा के खिलाफ। आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर महाभियोग लाया जाता है प्रस्ताव, तो उस दौरान क्या किसी तरह से स्थिति बदलेगी? देखिए रितु जी, राहुल गांधी जी का जो आप पुरानी जो आदतें देखेंगी, तो एक अपने हिंदी में कहावत भी है कि आदतें बदलना आसान नहीं होता है, थोड़ा उसमें जो है संतुलन रखना पड़ता है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इनका तो पूरा इतिहास ही रहा है। चुनाव आयोग जो होता है वो संवैधानिक संस्था है, एक जो है संस्था जिसके ऊपर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उनकी प्रोसीजर है। अब जहां पे भी इनकी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो वहां चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहां पे बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो वहां पे ये अनर्गल प्रचार करते हैं। तो आज पूरे भारत देख रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर राहुल गांधी जी का जो इमेच्योरिटी वाला बयान आता है और जो भी विपक्ष का जो रवैया है, जो चेहरा है, ये पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद सबसे आप देखिए, ये जरूर उसके खिलाफ पे बोलेंगे, लेकिन जब संसद में जब उसकी बहस होती है तो सबसे पहले भागने वाले लोग भी यही लोग रहते हैं। पूरा का पूरा जो इंडी ब्लॉक है, उन्होंने क्या किया है, संविधान के ऊपर क्वेश्चन उठाया, इन्होंने देश की सेना के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, प्रधानमंत्री जी की जितनी राष्ट्र की योजनाएं हैं। देखिए, कोई भी जो राष्ट्र होता है, जब तक उसकी संवैधानिक संस्थाएं अपनी दक्षता से, अपनी प्रभावशीलता से कार्य नहीं करती हैं, तब तक देश मजबूत नहीं होता है। और चुनाव आयोग की तो एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है। जब से चुनाव आयोग बना हुआ है तब से प्रोसीजर फॉलो होता है। बीएलओ लेवल का उसमें जो है, अभी इन्होंने क्या है कि संगठन में कभी काम किया नहीं है। इनके ज्यादा से ज्यादा नेता जो है वो सब इंपोर्टेड और ऊपर से आके बैठ जाते हैं। अगर ये नीचे लेवल, बूथ लेवल से अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको मालूम होता कि वहां पे जो भी चुनाव आयोग की जो लिस्ट निकलती है उसकी क्या प्रोसीजर होती है। इनके बीएलओ हैं, अगर कहीं पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं तो इनके जो वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और आप बिहार में देखिए, सबसे ज्यादा जो है आरजेडी के, उसके बाद कांग्रेस के, तो इनके लोकल बॉडी तो है। तो आप उसको, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है, आप उस अधिकार को आप पालन करते हुए आप उस तरीके से उसको आप फॉलो करो। आपको तो सिर्फ चिल्लाना है संविधान खतरे में है, देश की एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं। इतनी ज्यादा इमेच्योरिटी इन्होंने जो देश की सेना के ऊपर उंगली उठाया। जो देश की सेना सशक्त रहती है तो देश समृद्ध रहता है, देश सुरक्षित रहता है। तो आज जो विपक्ष है, मैं इनके पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है।
देश को भ्रमित करने का, वोटरों को भ्रमित करने का इनका काम ही यही रह गया है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, ठीक है, मैम बीच में नहीं, बीच में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, और बिहार में इलेक्शन ये किस तरीके से हारने वाले हैं वो कुछ समय बाद ही आपको मालूम पड़ जाएगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके की एनडीए की सरकार ने वहां गांव-गांव में किसानों के ठीक है, उसको लेकर बाद में डिस्कशन करेंगे कि दूसरी पार्टी या आप लोगों की पार्टी किस तरह से गांव-गांव तक पहुंच रही है और जन जन तक अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। मेश्वर आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस की तरफ से महाभियोग लाया जाता है तो जो पूरा खेल है वो नंबर पर टिका हुआ है, तो वो नंबर के आधार पर क्या महाभियोग प्रस्ताव पारित हो पाएगा जिस तरह की स्ट्रेटेजी इस वक्त इंडिया अलायंस बना रहा है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जब आप किसी अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप इसलिए नहीं आवाज उठा रहे होते कि आप जीत जाएंगे, पर इसलिए आप आवाज उठा रहे होते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, यही तुम्हारा कर्म है। अब फल क्या होगा ये आगे की बात है। और जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयोग हैं उनको खुद ये समझना चाहिए कि अगर पूरा विपक्ष आपके खिलाफ एक महायोग लाने की ऐसी तैयारी कर रहा है तो आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और यदि पूरा विपक्ष कर रहा है तो यानी मान के चलिए कि लगभग देश का 60% यानी 60% देश का मतदाता, आपके देश का नागरिक आपके खिलाफ है। अगर उनमें थोड़ी भी समझ होगी तो वो इस बात से खुद ही इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल आता है कि ये चीज हो क्यों रही। बिहार में हम सब ने देखा कि एक ऐसा प्रचार किया गया कि एक सर जो है वो तरीका निकाला गया कि भाई जो वोटर लिस्ट है उनको ठीक किया जाएगा। सबको लगा अच्छी बात है, इससे सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा जिस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन करने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि 65 लाख लोगों के नाम जो है वो काट दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आधार जो है वो जिसको बहुत ज्यादा अभी हम हर चीज में मान्य मानते हैं, लेकिन वो एक प्रूफ इनफ नहीं माना जा रहा है। फिर उसमें कहा गया कि इतने लाख लोग जो हैं वो मर गए थे। ताज्जुब ये हुआ कि उसी से 1 साल पहले चुनाव होता है, वहां पे 2024 में वो सब लोग वोट डालते हैं, 2025 में वो सब लोग मरे हुए मृत घोषित कर दिए जाते हैं। फिर और ताज्जुब होता है जब आप बहुत से लोगों को, जब विपक्ष ने एक कस्बे के 12 लोगों को चिन्हित किया, 12 लोगों को पेश किया जिनको इस प्रक्रिया के बाद मृत घोषित किया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने पेश किया। 12 लोग ऐसे एक छोटे से कस्बे में। तो जब एक छोटे से कस्बे में आपने 12 लोगों को मृत घोषित किया तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एक पूरे शहर में और फिर पूरे बिहार प्रदेश में आपने कितने लोगों को गलत जो है वो मृत घोषित किया होगा, आप इसी से अंदेशा लगा लीजिए। और आप कह रहे हैं कि हमने तो जो है वो बहुत बढ़िया एक सिस्टम लागू किया है, तो वो सिस्टम बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया जब आपने ऐसे कर दिया कि जिन लोगों को आपने मृत घोषित किया था वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं एक कस्बे में। तो पूरे में कितने लोग, अभी मैं देख रहा था किसी चैनल पे आ रहा था कि मुजफ्फरनगर में एक घर में 269 वोट्स रजिस्टर्ड हैं। ये इस प्रक्रिया के बाद है। अब आप कल्पना करिए कि क्या एक घर के अंदर लगभग 270 वोटर हो सकते हैं? क्या ये संभव है? किसी भी समझदार व्यक्ति को इस बात पे विश्वास होगा कि एक घर के अंदर 270 लोग हैं? और ये तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है आपके अनुसार और आपके चुनाव आयोग के अनुसार। तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि कितनी चीजें गलत हो रही हैं। और आप अभी ईवीएम की बात करते थे, ईवीएम अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसमें 3 साल से मुकदमा चल रहा था। एक प्रत्याशी जो हारा हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट आया, जिसको ईवीएम से जिताया हुआ गया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खोली गई तो नतीजे पलट गए कि इसमें गड़बड़ हुआ था। चुनाव आयोग, हमें जो फॉर्म होता था कि जब हमने पहले भी एक बात कही थी कि आप ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब में वीवीपैट लगा लीजिए, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। हर एक ईवीएम पे अगर वीवीपैट होगी तो पता रहेगा कि कितनी वोटिंग हुई शाम तक। वोटिंग बाद में आप बढ़ा नहीं पाएंगे, किसको क्या, लोगों के पास पर्चियां रहेंगी, आप मिलाप कर सकते हैं उसका। उसके लिए चुनाव आयोग नहीं माना। वो हम ये थोड़ी कह रहे थे कि हमारे लिए होगा, वो तो देश के सब प्रत्येक नागरिक के लिए होगा, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? उससे तो पारदर्शिता बढ़ती है, आपको तो मानना चाहिए। तो वहां, और आप देखिए कि इन चीजों को डिफेंड चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपा कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों कर रही है भाई? उसका तो चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल निष्पक्ष है और वो बिल्कुल अलग है।
लेकिन आप देखिए कि टीवी चैनलों पे चुनाव आयोग के पक्ष में किस तरह भाजपा के नेता और प्रवक्ता बोल रहे हैं। भाई उनको क्या परेशानी हो रही है, चुनाव आयोग को जवाब दे दीजिए। लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक तो क्योंकि कहीं एक साफ दिख रहा है कि एक मिली भगत है जिसके तहत देश के साथ ये गद्दारी की जा रही है, देश के मतदाताओं के साथ ये गद्दारी की जा रही है। और अब समय आ गया है, क्योंकि ये बाहर भी न्यूज जा रही है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, लोग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे अखबारों में छप रहा है कि पूरा विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है इनसे। आप अमेरिका के, यूरोप के अखबार उठा करके देखिए कि वहां छप रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये भारत की छवि बन रही है। तो इसमें हम आवाज तो उठाएंगे, क्योंकि हमें लोगों के लिए आवाज उठानी है। अब ये चुनाव आयोग और इनको तय करना है, और ये तो समझ लेना चाहिए कि समय तो कभी किसी का नहीं रहता साहब। आप ठीक है, निश्चित तौर पे समय कभी किसी का नहीं रहता, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारे आप लोगों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब उनकी तरफ से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना। गुलाब चंद दुबे जी, आपके पास आते हुए सर, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी और तमाम जो संगठन है यहाँ पर अलायंस है, वो जब यहाँ पर जीत गया था, तब लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा था पहले कि मैच फिक्सिंग है, सब कुछ पहले से फिक्स था। और अब जब वोट चोरी के बात यहां पर आ रही है, बिहार से शुरू हुई, महाराष्ट्र तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है, और महाराष्ट्र में अब ये कहा जा रहा है कि जहां पर पहले एमवीए जीतता है वहां पर अब दूसरी पार्टियां कैसे जीत गई हैं। ये सवाल लगातार राहुल गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ बिहार में बल्कि महाराष्ट्र में भी हुई है और कई जगह हुई है। जी ऋतु जी, अभी मैं प्रवक्ताओं के माध्यम से प्रतिपक्ष के आरोपों को मैं सुन रहा था। ऋतु जी, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद लगातार हमारी एनडीए की जीत होने के बाद इन लोगों के पेट में कहीं कहीं दर्द होना शुरू किया, और प्रतिपक्ष और जहां तक विपक्ष के दूसरी कुछ आवाज उठाने के बजाय ये आरोप लगाने लगे कि चोरी के, ये लगे मतगणना के, ईवीएम के ऊपर, तो कभी चुनाव आयोग के ऊपर। ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक संवैधानिक पद इनके पास है, ये प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज ये आयोग के ऊपर निशाना लगा रहे हैं, तो कभी ईवीएम के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। अरे हमारा आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त, उन्होंने खुले आम इनको चुनौती दिया कि इनके पास यदि वाकई में कोई प्रमाण है तो हमें 7 दिन के अंदर हलफनामा दें, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और नहीं सर, एक बार सुन लीजिए, फिर बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आशीष अब तय उनके ऊपर करता है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, सर सुन लीजिए एक बार। जिस तरह से आंकड़ा वाइज ये महाराष्ट्र में भिन्न जिलों के अंतर्गत इन्होंने दिखाया कि ये वोट चोरी हुआ 5:22 आशीष जी, सर बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर, माफी के साथ विनम्र निवेदन कर रही हूँ आपसे, क्योंकि उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें उनका सुनना भी बहुत जरूरी है। जी, ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा सर, एक बार सुन लीजिए। ये आपका संविधान है, हम तो आपको बड़े सब्र के साथ सुने। अगर थोड़ी भी नैतिकता आपके अंदर बची है, थोड़ा संवैधानिक, और आप शिष्टाचार को मानते हैं, आशीष चतुर्वेदी जी तो मेरी बात को सुनिए। ऋतु जी ने मुझे मौका दिया है। ठीक है आशीष जी, आपकी बात से सहमत, जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं बीजेपी पर या फिर चुनाव आयोग पर, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन अब अगला ओपिनियन सुन लीजिए, शिंदे गुट के जो शिवसेना के प्रवक्ता है, उनका क्या कुछ कहना है, परसेप्शन जान लीजिए, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। गुलाब जी। ऋतु जी, मैं कहना चाह रहा था, विशेष करके चतुर्वेदी जी कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में अभी 2024 में लोकसभा चुनाव का संपन्न हुआ, एक अच्छे पैमाने पे इनके वहां पे सांसद चुन के आए, तब तो ईवीएम सही था, आयोग सही था, सब कुछ ठीक ठाक था। और ये कांग्रेस की जो हमारी बहन बैठी हुई है, खान मैडम जो बैठी हुई है, इनके लिए भी बहुत अच्छा था। ये 3 आंकड़ा पार न करके 99 रुक गए, इनके लिए भी बहुत अच्छा था। बहुत खुशियों की ग्रहणी बांटना शुरू की इस चीज के लिए। हमारा मापदंड क्या नीचे आया, इनको क्या लगा कि हमारी सरकार बन गई। 2013 के बाद समग्र देश ने इनको मौका दिया, इन कांग्रेस के लोगों ने या एनडीए गठबंधन ने क्या किया। 2014 से देश की प्रतिभा और देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, जो देश का आन बान सम्मान बढ़ा, ये इनको पच नहीं रहा है और न इनको पचेगा भविष्य में। आने वाले कल वक्त इनको बताएगा।
समय बता देगा चीज के लिए। अभी आंकड़ा दे रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता चतुर्वेदी साहब कि 60%, अरे 60% नहीं चतुर्वेदी साहब, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएंगे कि आप किसी परसेंट के स्थान पे खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। ये देश ने मान दिया, सम्मान दिया और इज्जत दी, तभी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में यह देश चल रहा है। और देश आज किस पथ पे, किस विकास पथ पे चल पड़ा है वो बताने की आवश्यकता नहीं, वो आपके कहने से। आप विपक्ष पे, हम तो यही आपको शुभकामना देना चाहेंगे कि आप लोग सदैव विपक्ष पद पे बने रहें, लेकिन विपक्ष या प्रतिपक्ष के मर्यादाओं ठीक है, सीधे तौर पर यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। ज़ेबा खान जी, पाकिस्तान पे 50% लगा देखिए दिया आपके ये तो ढोंगी जी देश पे, बताएगा, आपके बहुत ढोंगी जल्द जी पे बताएगा। लगा गुलाब दिया। चंद दुबे जी हर चढ़ाई के बाद नीचे ही होता है, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि जब इतिहास लिखा जाए तो बहुत गंदे शब्दों में याद किया जाए। इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए सत्ता के लिए और सत्ता के प्यार में, सत्ता के लोभ में। लोकतंत्र को हत्या नहीं करनी चाहिए और जनता के अधिकारों को नहीं हनन करना चाहिए। और आप लोग ये वक्त बताएगा कि अभी एक सेकंड, लॉटरी गुलाब चंद जी, रितु जी, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, तो कांग्रेस को मुंह दिखाना इस देश को बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है सर, अगर आप लोगों को ऐसे बीच में इंटरप्ट करना है तो ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा। एक एक करके कम से कम आप यहाँ पर जो, ठीक है, एक एक करके सुनना चाहिए। ज़ेबा खान जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आशीष मिश्रा जी के पास। नहीं, मैं बोल रही हूँ संयम से सुनना चाहिए। आज राहुल गांधी जी देश में खड़े हैं, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष आवाज उठाते रहेगा इस वोट चोरी के खिलाफ। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से जिस तरह बिहार वासियों के 65 लाख बिहार वासियों के वोट के साथ मजाक किया गया है और जिंदे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, बहुत ही चिंतनीय, शर्मनाक है। और क्या हलफनामा में लिखकर और शपथ पत्र में लिखकर चुनाव आयोग जो दलीलें दे रहा है वो ज्ञानेश कुमार ये अदालत में दे सकते हैं? अदालत को आखिर जरूरत क्या पड़ गई इंटरप्ट करने की? क्योंकि इन्होंने धांधली किया है और ये भाजपा के साथ गठजोड़ कर ली है। और भाजपा के आप देखिए, भाजपा के लीडर्स को वोट की क्या जरूरत है? अगर विपक्ष बात कर रही है तो ये पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके फेवर में काम कर रहा है। और मैं पूछ रही हूँ कि अनुराग ठाकुर को से कब हलफनामा में साइन मांगा जाएगा और अनुराग ठाकुर पर कब कार्रवाई होगी? वो महज एक हफ्ते में 6 लोकसभा के आंकड़े को पेश करते हैं। ठीक है, आशीष मिश्रा जी जवाब दीजिए ज़ेबा खान जी की बातों का। वो लिस्ट जिसको 6 महीने लग गए कांग्रेस पार्टी को उसका विश्लेषण करने में 6 महीने लग गए, 6 दिनों में अनुराग ठाकुर ने करके इंदिरा गांधी का समय याद किया जाएगा। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर एक काला अध्याय देश के ऊपर शुरुआत किया, पूरा विश्व जानता है। और इंदिरा गांधी जी के समय में चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी का समय याद करिए, जब एक चुनाव आयोग के मंत्री बना दिया, मंत्री बनाने के बाद वापस ज़ेबा खान जी आवाज पहुंच रही है मैम आप तक? कभी ये राज्यसभा भेज देते थे। अब बोल रहे हैं महिलाओं की, जिस तरीके से इनको पच नहीं रहा है, पीछे प्लीज ज़ेबा खान जी का ऑडियो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जिस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य बखूबी कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, तो इनको क्या है, इनको नए नए बखेड़ा खड़ा करना है, क्योंकि इनको देश को भ्रमित करना है। और कभी भी वो देश मजबूत नहीं होता है जिस देश की आंतरिक शक्ति क्या है। आज ये बोलते हैं, अभी हमारे मित्र आशीष जी ने बोला अमेरिका में निकल रहा है, पाकिस्तान में। अरे आपकी न्यूज़ें तो ऐसे देशों में आती ही हैं क्योंकि आप आंतरिक शक्ति हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष एक अच्छा सच्चा विपक्ष होता है तो देश मजबूत होता है। और जब विपक्ष देश विरोधी का कार्य करता है, यहाँ आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जिस पर न सिर्फ सियासत हो रही है, जो जनहित से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। गुलाब चंद दुबे जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए और उसके बाद आशीष चतुर्वेदी जी के पास जाऊंगी। गुलाब चंद जी, ये भी तो सच है ना कि जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत पेश किए जा रहे हैं उसमें भी तो किसी तरह की सच्चाई होगी, तभी तो चुनाव आयोग आया। और विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी ऋतु जी, आज आयोग के आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी आयुक्त जी ने, उन्होंने खुले रूप में
आज आप लोग मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमें 7 दिन के अंतर्गत हलफनामा दीजिए। अगर हलफनामा दिए होते तो क्या ऐसे कुमार साहब ऐसा उनको इस तरह से चुनौती देते? यदि हलफनामा नहीं देते हो तो आप देश के सामने माफी मांगो, स्पष्ट शब्दों में कहा। और दूसरी बात, अपने बहन मैं जेबा खान से कहना चाहूंगा कि देश ने जिस ढंग से स्वीकार किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, 3 बार नहीं चढ़ती। 3 बार इस देश ने स्वीकार किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। इसका मतलब कि देश, ठीक है, चूंकि देखिए अभी पूरा मामला आगे चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से सियासत होगी, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जो भी यहाँ पर प्रोपोगेंडा है, चाहे विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पक्ष हो, वो सिर्फ इसलिए अपना रही है ताकि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिल सके। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी उस पर भी नजरें फिलहाल टिकी हुई है। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।